हेलो एवरीवन, बहुत सारे लोगों को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के नोटिस रिसीव हो चुके हैं और काफ़ी लोगों के माइंड में एक कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न क्या है कि मैम हमने अपनी आईटीआर बहुत पहले ही फाइल कर दी थी। आईटीआर फाइल करने के बाद उसको प्रोसेस किया डिपार्टमेंट ने, 143(1) का इंटीमेशन हमारे पास आया जिसमें कोई भी मिस्टेक नहीं थी, यानी हमारी आईटीआर जो है वो प्रॉपरली फाइल हुई थी। 143(1) में प्रॉपरली दिख रहा है कि आईटीआर प्रॉपरली फाइल हुई है, उसमें कोई भी एरर नहीं आ रहे हैं। ठीक है जी, कोई भी एरर नहीं आ रहे। और इवन देन कई लोगों को रिफंड भी रिसीव हो चुका है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको रिफंड भी रिसीव हो गया, और इवन रिफंड रिसीव होने के बावजूद आपको 143(2) का नोटिस रिसीव हो गया। तो क्या ये जो नोटिस है ये नोटिस वैलिड होगा? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, उसके बाद देखेंगे 143(2) सेक्शन जो है इसका पर्पस क्या है, किस लिए आपको ये नोटिस मिलता है, और जितने भी रिटर्न्स हैं क्या हर एक रिटर्न यहाँ पे सिलेक्ट की जा सकती है, और ये जो स्क्रूटनी होगी आपके पास जो 143(2) का नोटिस आया है ये कौन सी स्क्रूटनी है, क्या इसमें आपकी कंप्लीट स्क्रूटनी का नोटिस है, लिमिटेड स्क्रूटनी का नोटिस है, ये आपको पता कैसे चलेगा? आपका जो केस है वो केस डिपार्टमेंट ने सिलेक्ट क्यों किया है, कॉमन रीजंस क्या है स्क्रूटनी आने के, ये सभी डिस्कशंस आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। अगर आप लोगों के पास ये नोटिस रिसीव होता है तो क्या होगा इन फ्यूचर, क्या आपके ऊपर एक्शंस लिए जा सकते हैं, कॉमन मिस्टेक्स कौन सा टैक्स पेयर करता है, अगर इस नोटिस के आने के बाद जब आप रिप्लाई बनाते हैं तो आपकी क्या क्या उसमें कॉमन मिस्टेक्स हो सकती हैं। कंप्लीट डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि अगर आपने 143(1) का इंटीमेशन भी रिसीव कर लिया तो भी क्या ये नोटिस आपके पास आ सकता है 143(2) का? जी हाँ, बिल्कुल आपके पास ये नोटिस आ सकता है। 143(1) में कुछ एक अर्थमेटिकल एरर, क्लैरिकल मिस्टेक्स यहाँ पे मैच की जाती हैं। अगर वो आपके पास नहीं आती हैं तो आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाती है और रिफंड मिल जाता है। बट रिफंड मिलने के बाद भी डिपार्टमेंट के पास राइट रहता है, लीगल अथॉरिटी रहती है कि वो आपकी इनकम जो भी आपने डिक्लेयर की है उसकी करेक्शन और वेरिएबिलिटी को चेक कर सके। आपने जितनी भी डिडक्शंस ली हैं, फॉर एग्जांपल एटीसी की डिडक्शंस ली हो, एलआईसी की या होम लोन की के इंटरेस्ट की आपने कोई डिडक्शन ली है, होम लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन अलग जाती है, प्रिंसिपल की डिडक्शन जो है वो किस में जाती है, एटीसी में जाती है आपकी। और इसके अलावा आपने बच्चों की कोई ट्यूशन फीस की डिडक्शन ली हो, ऐसी कोई भी डिडक्शंस आपने ली है, मेडिकल इंश्योरेंस की डिडक्शन ली हो तो क्या वो वैलिड है? आपने कोई भी एग्जाम्पशंस ली हैं तो क्या वो वैलिड है? आपने टैक्स को प्रॉपरली पे किया या नहीं किया? डिपार्टमेंट ये सभी चीज़ें चेक करेगा। अगर इसमें कोई भी उसको इश्यूज लगते हैं तो आपका केस स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए सिलेक्ट हो सकता है। ध्यान रखिएगा, स्क्रूटनी असेसमेंट का जो नोटिस है वही आपके पास 143(2) के अंदर दिया जाता है। अगर डिपार्टमेंट को लगे कि आपने करेक्टली अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, डिडक्शंस जो है वो जेन्युइन नहीं है, लॉसेस जो है वो आपने ज़्यादा क्लेम कर लिए, आपके लॉसेस कम क्लेम होने चाहिए थे लेकिन ज़्यादा क्लेम कर लिए, टैक्स लायबिलिटी आपने प्रॉपरली नहीं दिखाई और आपने कोई ना कोई इनकम को कंसील किया है, तो आप लोगों के ऊपर ये नोटिस जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, क्या हर एक रिटर्न फाइलर के ऊपर ये स्क्रूटनी लग सकती है? जी हाँ, जहां भी डिपार्टमेंट को डाउट लगता है रिस्क पैरामीटर्स के अंदर, जिस भी क्लाइंट का केस आ जाता है, जिस एसएससी का केस आ जाता है, उसके ऊपर 143(2) का नोटिस जारी किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि मैम कंप्लीट स्क्रूटनी होगी या लिमिटेड स्क्रूटनी। आप लोगों के नोटिस के ऊपर स्पेसिफिकली बताया होगा कि आप लोगों को कंप्लीट स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट किया गया है या लिमिटेड स्क्रूटनी के लिए। कंप्लीट स्क्रूटनी में आपकी कोई भी इनकम डिपार्टमेंट वेरीफाई कर सकता है, चाहे वो सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, डिडक्शन, एग्जाम इनकम हो, इन्वेस्टमेंट हो, लोन हो, कैश डिपॉजिट हो, व्हाटएवर कोई भी चीज हो। यानी जो कंप्लीट स्क्रूटनी है उसका कोई स्कोप नहीं होता, वो लिमिटेड स्कोप की नहीं होती, उसका बहुत वाइड स्कोप होता है। कुछ भी आपके आईटीआर से रिलेटेड इनकम को वेरीफाई किया जा सकता है। लेकिन लिमिटेड स्क्रूटनी की बात करें तो वो एक स्पेसिफिक इशू से रिलेटेड होता है, जैसे कैश डिपॉजिट हो गया, या एटीजी में आपने कोई डिडक्शन क्लेम की थी उससे रिलेटेड हो गया, कैपिटल गेन से रिलेटेड हो गया, व्हाटएवर कोई भी सिंगल रीजन उसके अंदर दिया होगा या फिर सिलेक्टेड नंबर ऑफ रीजंस यहाँ पे दिए होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटेड स्क्रूटनी बोलेंगे। अनलिमिटेड जो आपके पास कंप्लीट स्क्रूटनी है उसमें एनी कोई भी रीजन हो सकता है और सभी रीजंस भी हो सकते हैं, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं वहां पे। क्लियर? कंप्लीट स्क्रूटनी में
अब कई लोगों के माइंड में कंफ्यूजन क्या होता है कि मेरा ही केस क्यों सिलेक्ट हुआ, किस बेस पे डिपार्टमेंट ने आपका केस सिलेक्ट किया। देखिए सबसे पहले तो ना आपके पास रीज़न होना चाहिए। कई बार रीज़न डिपार्टमेंट खुद से लिख के देता है आपको, उसके अंदर अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं कि इस बेस पे आपकी जो रिटर्न है वो सिलेक्ट हुई है। बट अगर आपके पास नहीं आते हैं तो आपको खुद से अपने क्वेश्चंस जो है वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। बट डिपार्टमेंट जो है ये रीज़न किस बेस पे सिलेक्ट करता है, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे, एआई खुद से आपका केस जो है वो रिकमेंड कर देता है कि इसमें रिस्क पैरामीटर्स हैं, या डाटा जो उनके एनालिटिक्स होते हैं, एकदम से आपका जो लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट था वो 2% था, अब आपकी सेल तो हो गई कम, लेकिन जो नेट प्रॉफिट था वो आपका हो गया 15%। मतलब सेल कम हो रही है पहले से, लेकिन नेट प्रॉफिट 2% से सीधा कहाँ गया 15% पे। तो एकदम से बहुत ज़्यादा हाइक परसेंटेज गई आपकी प्रॉफिट की, तो रिस्क पैरामीटर्स में आपका केस आ गया। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे केसेस को खुद उठा करके डाल देता है रिस्क पैरामीटर्स के अंदर। AIS TIS 26AS, इससे आपकी इनकम अलग थी। GST पोर्टल पे जो आपने टर्नओवर दिखाई थी, सेल परचेज दिखाई थी, वो अलग है, और आपने जो ITR फाइल की उसमें अलग है। बैंक्स के साथ आपकी जो ITR है वो मैच नहीं खाती। बैंक के अंदर आपने 5 करोड़ रुपए जमा किए, 5 करोड़ की रिसीविंग है। GST पोर्टल पे दिख रहा है 1.5 CR की सेल, आपकी ने जो अपनी ITR फाइल की उसमें 1.5 CR की सेल है, जबकि बैंक्स के अंदर क्रेडिट्स बहुत ज़्यादा है, तो वो पैसा कहाँ से आया। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार ने बताया आपने कोई बड़ी प्रॉपर्टी परचेज की है या सेल की है, तो इस वजह से आपका केस आ सकता है। स्टॉक एक्सचेंज की वजह से आ सकता है, उसकी ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है और आपने ITR में प्रॉपरली बताई नहीं है। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन्स किए, सेल किया या परचेज किया तो डिपार्टमेंट पूछेगा इतना पैसा कहाँ से आया। सेल किया बहुत ज़्यादा तो डिपार्टमेंट बोलेगा कि आपने इसको अपनी ITR के अंदर शो क्यों नहीं किया। फॉरेन रेमिटेंसेज की रिपोर्ट आपकी जाती है, आपने 1 करोड़ के फॉरेन रेमिटेंसेस कर दिए और इनकम दिखाते हो हर साल 5 लाख रुपए की, 1 करोड़ कहाँ से आए, डिपार्टमेंट आपसे ये भी पूछ सकता है। तो इन सभी रीजंस की वजह से, या इसके अलावा और भी बहुत से रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से 143(2) आपके पास आ सकता है। कॉमनली ये जो रीजंस है ये मैंने आपको बता दी, और इनको डील कैसे करना है वो मेरे पास यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है, किस तरीके से आप इनके साथ डील कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन्स की अगर बात करूँ, आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की 1.5 CR की, एनुअल इनकम आपकी है 7 लाख, तो डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा कि आपके पास सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ से आए, यानी ये 1.5 करोड़ आपने कहाँ से लगाए। क्या आपने कोई होम लोन लिया था, क्या किसी ने आपको गिफ्ट दिया था, या आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है, या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, यानी आपके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने आपको प्रॉपर्टी दी थी, या कोई पिछले कैपिटल गेन्स आपके पास आए। तो ये आपको रीजन बताना पड़ेगा, आपके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया। जो भी रीजन है ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको सबमिट करना है। तो आप जो कुछ भी डिपार्टमेंट को बताएंगे वो सब डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ बताएंगे, और इवन एक से ज़्यादा अगर आपके पास प्रूफ है अपनी बात को प्रूव करने के लिए तो आपकी बात की तवज्जो उतनी ही ज़्यादा होगी। अब हाई कैश डिपॉजिट्स की बात करें, आपने अपनी 6 लाख की इनकम डिक्लेयर कर दी, ठीक है, लेकिन डिपॉजिट किया 55 लाख रुपए, तो डिपार्टमेंट मांगेगा ना ये पैसा कहाँ से आया। इसके लिए आपको अपनी कैश बुक प्रिपेयर करनी पड़ेगी, अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, और अगर आपके पास अदर देन इसके अलावा कोई इनकम प्रूफ है तो वो आपने क्यों नहीं दिखाए, वो भी डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा। तो आप लोगों को अपने जो भी रिप्लाई बनाने हैं प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली बनाने हैं, और इस तरीके से बनाने, कल को उन रिप्लाईज को वापस चेंज मत करना। ऐसा ना हो कि आज आप कुछ और दिखा रहे हो और कल कुछ और दिखा रहे हो। ऐसे ही आपके पास अलग अलग केस आ सकते हैं, शेयर ट्रेडिंग का और लार्ज रिफंड केस आपके पास आ सकते हैं। जैसे टैक्स डिडक्ट हुआ था 12 लाख, टैक्स लाइबिलिटी आपने सिर्फ 3 लाख की दिखाई, 9 लाख का कंप्लीट आपने क्या ले लिया, रिफंड। तो एकदम से आप डिपार्टमेंट को लगेगा कि इतना सारा रिफंड आप ले रहे हो, आपके पास टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिडक्ट हुआ था, तो आपकी इनकम्स के ऊपर ही तो डिडक्ट हुआ होगा टैक्स। तो डिपार्टमेंट को अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा रिफंड आपने ले लिया, तो डिपार्टमेंट जानना चाहता है कि रिफंड जेन्युइन है या नहीं है, तो आपके पास आ सकता है नोटिस। तो इसके रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। अपनी डिडक्शंस आपने जो भी ली, ATC की, D की, G की यानी डोनेशन की या फिर इंटरेस्ट की, तो ये सभी आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। अब अगर बात करें कि 143(2) ये नोटिस ऑफ डिमांड है या फिर कुछ और है। देखिए 143(2) का मतलब ये नहीं है कि आपके पास डिमांड ऑर्डर आ गया, ध्यान से मेरी बात सुनिए, इसका मतलब ये नहीं है कि डिमांड ऑर्डर आ गया। यहाँ डिपार्टमेंट, इसका मतलब क्या है 143(2) का, यहाँ डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को एग्जामिन करना चाहता है।
इसका मतलब क्या है, सिर्फ आपकी जो रिटर्न है वो एग्जामिनेशन के लिए आगे जाएगी, उसको एग्जामिन किया जाएगा रिटर्न को कंप्लीट डिटेल में, उसको बोलते हैं 143(2). 143(2) का मतलब ये नहीं कि आपके पास सीधा डिमांड आ जाएगी, पेनल्टी आ जाएगी, प्रोसिक्यूशंस हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप गिल्टी हो, डायरेक्टली आपको गिल्टी प्रूव नहीं किया जा रहा, आपके पास सिर्फ नोटिस आया है जिससे कि आप लोगों की रिटर्न जो है वो वेरीफाई हो सके। ध्यान रखिए 143(2) का जो आप रिप्लाई करेंगे ना, वो एक बेस तैयार करेगा आपकी स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए। आपने इस रिप्लाई को प्रोफेशनली तैयार करवाना है ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से आप अपने इस केस को क्लोज करवा सकें। आप लोग अगर हमसे भी प्रोफेशनल रिप्लाई बनवाना चाहें तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से जेन्युइनली आपका रिप्लाई बना करके देंगे। जब आपके पास नोटिस आ जाता है उसके बाद आपको करना क्या है, केयरफुली अपना नोटिस पढ़ना है, असेसमेंट ईयर, पैन, हर एक चीज़ आपको वेरीफाई करनी है। क्या आपके पास कोई ऑलरेडी भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं वो भी आपको चेक करना है। जितनी भी कम्युनिकेशंस आई हैं उसको डाउनलोड कीजिए। आप लोग जो डेट है ऑर्डर वो नोटिस इशू करने की, वो डेट आप कंसीडर कीजिए। अगर आपकी जो डेट जिस डेट तक आपके पास नोटिस आ सकता है उसके बाद आपको नोटिस जारी किया गया है तो वो नोटिस ही आपके पास इनवैलिड हो जाएगा। तो प्रॉपरली आपको देखना है कि उसके पास डेट क्या है और लास्ट डेट वो कब तक इशू कर सकता था डिपार्टमेंट आपको नोटिस, प्रॉपरली डिन मेंशन है या नहीं है उस नोटिस पे, वो आपको देखना है। अगर नोटिस प्रॉपर तरीके से आपको नहीं दिया गया तो आप इस चीज़ को भी चैलेंज कर सकते हैं असेसिंग ऑफिसर के सामने। ध्यान रखिए ये मिस्टेक्स आपको कभी नहीं करनी सेक्शन 143(2) के नोटिस मिलने के बाद। बहुत लोग सोचते हैं कि इग्नोर कर दो, बाद में देखेंगे, डेडलाइन के ऊपर कोई भी रिप्लाई नहीं करते, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि यहाँ पे कल को असेसिंग ऑफिसर या आप अपील में भी जाते हैं तो CIT अपील आपको कॉपरेट नहीं करेगी, क्योंकि पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि असेसिंग ने कहीं भी ऑफिसर को कॉपरेट नहीं किया था। इनकम्प्लीट रिप्लाईज कभी मत देना। इससे अच्छा तो ये है कि आप एडजर्नमेंट ले लेना ऑफिसर से, 1 वीक का एडजर्नमेंट भी आपको मिल जाता है। बट जो भी रिप्लाई दो वो प्रॉपर देना। जैसे कि आपके पास कैश से रिलेटेड नोटिस आया, आपने कह दिया कि मेरी पास्ट सेविंग्स थी, जिसका कोई एविडेंस आपके पास नहीं है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके पास नहीं है, तो ऐसा कोई अननेसेसरी रिप्लाई मत डालना जिसका आपके पास कोई बैकग्राउंड ना हो, कोई प्रूफ ना हो। विद प्रूफ और विद डॉक्यूमेंट्स आप वहां पे बात करेंगे। आपने अलग अलग रिप्लाईज के अंदर अलग अलग एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं देनी। मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बताया है कि आप लोग अगर सिंगल पॉइंट के ऊपर अलग अलग रिप्लाई दे रहे हैं, जैसे आप लोगों ने एक जगह तो रिप्लाई में बताया कि मेरी एग्रीकल्चरल इनकम है, सेकंड रिप्लाई में कह दिया कि मेरी फैमिली इनकम है, फैमिली गिफ्ट है, तीसरे में कह दिया बिजनेस रिसिप्ट है, तो आपका खुद का रिप्लाई यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। अगर आपने कोई पहले वाला केस लिया, इवन मेरे पास अगर कोई केस आ जाए जिसमें पहले किसी और ने रिप्लाई किए हैं, मेरा सबसे पहला काम ये होता है कि जितने भी रिप्लाईज हैं पहले वाले और जितने भी नोटिस हैं मैं सभी को बैठ के पढ़ती हूँ। उसमें मुझे पता चलता है कि पहले ऑफिसर की ने क्या नोटिस दिया था, क्लाइंट ने कौन से उसमें रिप्लाई डाले, तो उसी बेस पे ही हम अपना रिप्लाई आगे सबमिट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि मेरे पास, ठीक है हो सकता है उससे बेस्ट मेरे पास कोई व्यू हो, जो भी रिप्लाई पहले वाले पर्सन ने डाले हैं मैं उन रिप्लाई को अगर इग्नोर कर दूं और मेरे पास अगर कोई भी उससे बेस्ट ऑप्शन है मैं उस वे से अगला रिप्लाई फाइल कर दूंगी ना, तो ये पॉजिटिव होने की बजाय ये केस क्या हो जाएगा, ये केस वीक हो जाएगा। रीजन बीइंग पहले रिप्लाई में जो दिया है हमेशा उसी को ही बेस मान करके हमने आगे का रिप्लाई रेडी करना है। बहुत लोग ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं नहीं मेरे पास इससे बेस्ट पॉइंट है, वो क्लाइंट को बोलेंगे पहले आपने ये रिप्लाई दिया ये बिल्कुल गलत है, मेरे पास इससे भी बेस्ट ऑप्शन है, हम इस तरीके से इस केस से निकल जाएंगे। अरे बेस तो उसी को बनाओ ना जो पहले रिप्लाई था। असेसिंग ऑफिसर को या CIT अपील को नहीं पता कि सामने कौन बात कर रहा है, वहां पे तो असेसी ही बात कर रहा है। असेसी ने पहले रिप्लाई में कुछ और बोला और उसकी तरफ से बाद में उसके प्रोफेशनल ने कुछ और बोला, ऑफिसर के लिए कौन बात कर रहा है, असेसी। तो असेसी इसका मतलब अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। आपने अपनी किसी भी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है, सेम बेस पे आपको अपने रिप्लाई देने हैं। रैंडम डॉक्यूमेंट्स आपको कभी नहीं देने, प्रॉपरली इंडेक्स्ड नंबर और लेबल्ड डॉक्यूमेंट्स आपको देने और पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन आपको वहां पे प्रोवाइड करवानी है। तो गाइज इस तरीके से आप लोग अपना रिप्लाई जो है 143(2) का वो सबमिट कर सकते हैं। हमसे आप रिप्लाई बनवाना चाहें बिल्कुल जेन्युइन चार्जेस में प्रोफेशनल रिप्लाई हम आपको बना करके देंगे और आप लोगों को उसकी कॉपी भी पहले शेयर की जाएगी ताकि आप लोग अगर और भी कुछ पॉइंट्स उसमें चेंज करवाना चाहें, हम प्रॉपरली कॉपरेट करके चलते हैं क्लाइंट के साथ।
अगर आप लोगों को रिप्लाई रेडी करवाना हो या अदर कोई भी इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी एक्ट से रिलेटेड सर्विसेज चाहिए हो तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने अदर दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। हमारी वीडियो को देखकर अगर आपने रिप्लाई किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अदर किसी सेक्शंस की आप लोग जानकारी चाहते हैं, किसी भी पेनल्टी प्रोविजंस को जानना चाहते हैं, जीएसटी प्रोविजंस को या इनकम टैक्स एक्ट को, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम जरूर न्यू वीडियोस लेकर के आएंगे। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।